नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान को अपन पढ़ रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था और मस्तिष्क कौन कौन से कार्य करता है और इसका कार्य किस तरह से स्थानांतरित होता है मेरुरज्जु के माध्यम से, वो अपन ने थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया लिया था। अब यहाँ पर एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब के अनुसार यहाँ पर नेक्स्ट में आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये उत्तक कैसे रक्षित होते हैं, यानी कि उत्तकों के बारे में इन्होंने बताया है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं वो किस तरह से रक्षित होते हैं। साथियों, आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है और आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन दे करके आप अपने साथियों को और ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के लिए प्रेरित करें और मेरे वीडियो को देखें, जिससे आपको नए नए जानकारी बार बार मिल सके। तो धन्यवाद। अब अपन बात करते हैं, जैसे मस्तिष्क की अपन ने बात की थी, तो मस्तिष्क में मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, 3 भागों को अपन ने पढ़ा था और उसके कार्यों को पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हो। अब यहाँ पर अपन इस आपके कक्षा 10वीं के अनुसार ही चल रहे हैं। 10वीं के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तक कैसे, नेक्स्ट में जो आपके पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, उत्तक कैसे रक्षित होते हैं। तो साथियों, जैसा कि ये उत्तक कौन से उत्तकों के बारे में बता रहा है, तो ये आपके मस्तिष्क में पाए जाने वाले उत्तकों के बारे में बताया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क बहुत ही कठोर हड्डियों से बना हुआ होता है, जिसको अपन स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। उसके अंदर हमारा मस्तिष्क, हमारे टिश्यू मस्तिष्क के जो उत्तक होते हैं वो संरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो मस्तिष्क है और मस्तिष्क में आप जानते हो, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का डैमेज होने का मतलब व्यक्ति के पूरे शरीर के ऊपर डैमेज हुआ माना जाता है। इसलिए हमारे मस्तिष्क को ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं दी गई है, जिसको बाहर से खोपड़ी को अच्छी तरह से, हड्डियों को अच्छी तरह से जमाया हुआ है और उसके अंदर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो टिश्यू हैं, उनको अच्छी तरह से, उत्तक जो है उनको अच्छी तरह से समाहित करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके बाद अपन बात करें कि मस्तिष्क के अंदर भी आपको, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो उसके द्रव होते हैं, धूसर द्रव और सफेद द्रव, श्वेत द्रव जो होते हैं, वो जो कपाल की मेनिंजाइटिस होती है, यानी कि कपाल के बाहर का, अंदर का जो आवरण होता है उसके अंदर वो अंदर सुरक्षित रहते हैं और वो गुब्बारे जैसी संरचना है, बॉल जैसी संरचना है, जिसको कहीं पर उसको डैमेज होने नहीं दिया जाता है मस्तिष्क को। तो ये इसके उत्तकों का संरक्षण यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरुरज्जु जो है, आपने देखा होगा हमारे शरीर में पीछे की ओर एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जिसको अपन मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड के अंदर आपके मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और वो भी इतनी सुरक्षित है, जिनको अपन नर्व बोलते हैं, सामान्य भाषा में नर्व बोलते हैं। तो वो भी इतनी सुरक्षित ढंग से रखी गई हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर के जो उत्तक होते हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है। अब इसके अलावा जो शरीर के उत्तक होते हैं वो अलग अलग भागों में फैले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तक जो होते हैं हमारे मस्तिष्क के होते हैं और वो मस्तिष्क अच्छी तरह से स्कल में, खोपड़ी में, हड्डियों के ढांचे में इस तरह से बंद रहता है कि इसको आसानी से डैमेज नहीं होने देता है। तो ये पार्ट जो था वो आपके उत्तक कैसे रक्षित होते हैं वो आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है। यानी कि उत्तकों से मीन्स यहाँ पर मस्तिष्क के उत्तकों से लिया गया है साथियों। अब दूसरी बात, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, एक पॉइंट दिया गया है। तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, तो तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, नर्व जो टिश्यू है वो कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि अपन ने नर्व टिश्यू या नर्व कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से समझाया था कि यहाँ पर इनकी जो ध्रुमिका होती है, डेंड्राइट होते हैं, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़े रहते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार चले तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूचनाओं के आधार पर निर्णय किस तरह से लिया जाता है, और दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशियां उत्तक को अंतिम कार्य करेंगी। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ब्रेन को
सूचना पहुंचाई जाती है और ब्रेन ही यह कहता है वापस सूचनाएं जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के रूप में हमारे शरीर के संबंधित अंग में पहुंचती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको बताया गया है कि हमारे पैर में कांटा लगने पर हमको तुरंत ही ब्रेन में पता लग जाता है और ब्रेन हमारे हाथ को इंडिकेशन देता है कि उस कांटे को निकाला जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको किसी गर्म वस्तु को आपने छू लिया तो आपका हाथ तुरंत ही वहां से हट जाता है। तो यहाँ पर ये कहने वाली बात यह है कि आपको आपके शरीर को गर्म वस्तु ने छुआ या गर्म वस्तु को आपका शरीर छुआ तो वहां से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो सूचनाओं को आपके हाथ के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन जो है आपका मस्तिष्क जो है वो इस तरह के इंडिकेशन देगा, संकेत देगा कि वहां से हाथ को हटा लीजिए। तो ये जब जो क्रिया होती है वो पेशी कोशिकाओं, इसमें यहाँ पर तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क और मस्तिष्क से आपके शरीर की पेशियों द्वारा संबंधित कार्य को पूरा किया जाता है। अब पेशियां क्या होती है, जैसा कि 9वीं कक्षा में अपन ने पढ़ा था, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पेशियां हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुमांस से बनी या कोशिकाओं से बनी संरचना होती हैं जो हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हड्डियों से जुड़ने के बाद शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने का कार्य करती है। तो पेशियां जो होती है उस कार्य को करती है, जैसे अपन अपना हाथ है वो वहां से अपने आप हट जाना, या आपके जैसे आंखों में तेज रोशनी के पड़ने पर आंखों का बंद हो जाना, वो भी आइरिस जो पेशियां होती है, आपके आंखों की जो पेशियां होती है उनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है उसका ब्रीफली आइडिया आपको ये ध्यान में रखना है कि तंत्रिका उत्तक पहले तो सूचनाओं को लेता है और लेने के बाद सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क से पेशियों को वापस सूचित किया जाता है कि इस तरह का आपको कार्य करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि भाई तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है इसके बारे में। पेशियां, अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो पेशियां होती है वो अपनी आकृति समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कि मेरे को ये कहा जाए कि मुझे यहाँ पर पड़ी हुई इस वस्तु को लेना है तो मेरे शरीर की पेशियां हैं वो इस तरह से झुकेंगी और झुक करके इसको लेने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर आपको, जैसे आपने देखा होगा, मांसपेशियों की अगर बात करें तो मांसपेशियां जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो धावक होते हैं, जो ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा मजदूरी करते हैं, उनकी मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होती हैं। बनस्पत जो कम काम करते हैं, पेशियों का उपयोग कम करते हैं, उनकी पेशियां कम मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर पेशियों का अर्थ सीधा साधा आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पेशियों का ज्यादा उपयोग होगा पेशियां और ज्यादा अच्छी तरह से विकसित होने का कार्य करती हैं। तो आपके शरीर में जो भी कार्य होता है वो तंत्रिका उत्तक की सहायता से पेशी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब पेशी कोशिकाएं क्या हैं, तो हमारे शरीर में जो उत्तक पाए जाते हैं, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक, 4 प्रकार के उत्तक आपने पढ़े थे। तो पेशी उत्तक जो होता है वो यहाँ पर हमारे शरीर के ढांचे को पूरा मजबूती देने का कार्य करता है। पेशियां जो होती हैं वो हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारे शरीर के सभी प्रकार के कार्यों को करने का सहयोग प्रदान करती है। तो ये एनसीईआरटी किताबों के अनुसार आपको ये 2 बातें जो इसमें बाकी रह गई थी वो मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर आगे आइए, तो आगे ये कह रहा है पौधों में समन्वय। पौधों में समन्वय, अब यहाँ पर मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि पौधों में समन्वय किस प्रकार होता है। जैसे आपने देखा होगा छुई मुई की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं, या किसी पादप को आपने देखा होगा जो धूप की ओर मुड़ जाता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां पर मुड़ जाता है। गमले में लगा हुआ पौधा, आपके घर पे पौधा लगा हुआ होता है तो वो भी सूर्य के प्रकाश की ओर अपना जो पत्तियां हैं उसको ले जाने की कोशिश करती है, न कि बनस्पत जहां पर छाया होती है। तो ये सभी क्रियाएं भी जंतुओं की तरह पौधों में भी उत्तकों द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, उत्तकों द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहां पर उनमें पेशी कोशिकाएं नहीं होकर के ऐसे दूसरे उत्तक होते हैं जो संयोजी उत्तक होते हैं, जो एक दूसरी कोशिकाओं से टच होते हैं और यहाँ पर ये कार्य करने का पौधों में ये कार्य किया जाता है। अगर अपन किताब की बात करें तो
इसमें ये ध्यान रखना है कि सूचनाओं को उसी प्रकार से विद्युत रसायन दृष्टि से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाया जाता है। सूचनाएं जो होती हैं, जैसे छुई मुई के पादप की बात करें तो छुई मुई में भी इस तरह की जो क्रियाएं होती है वो पाई जाती हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जड़ें जो होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके दिया हुआ, वृद्धि में भी आता है ये, और ये यहाँ पर गतियों में भी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि जड़ें, यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जड़ें जो होती है वो जमीन के अंदर की ओर जाती है, जबकि प्ररोह जो होता है वो जमीन के बाहर की ओर जाता है। तो यहाँ पर हमेशा इसकी टेंडेंसी ये होती है कि बीज जब अंकुरित होता है तो बीज में दो भाग निकलते हैं, जिसको एक तो मूलांकुर और एक प्रांकुर होता है। ऊपर की ओर जैसे ये बीज का अंकुरण हो रहा है तो यहाँ पर मूलांकुर और यहाँ पर प्रांकुर बनेगा, मूलांकुर और प्रांकुर। तो ये हमेशा जड़ें जो होती है उनकी प्रकृति ये होती है कि वो जमीन के अंदर की ओर जाती हैं। तो इसको अंदर की ओर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लग रहा है तो इनको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। और ये जो प्ररोह वाला भाग होता है जो जमीन से ऊपर की ओर बढ़ता है उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा की ओर वो प्ररोह को बढ़ाते हैं, इसलिए ये जो सेल होती है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, जबकि जड़ें जो होती है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जाती है, इसलिए उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर दो प्रकार की और बात आती है कि अगर पौधे की जो जड़ है, जड़ को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है, जबकि प्ररोह जो होता है उसको धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। उसके कहने का कारण यह है कि जो प्ररोह है वो जमीन से ऊपर की ओर यानी कि प्रकाश की ओर गति करता है, इसलिए इसको प्रकाश धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है, इसलिए उसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। इसके विपरीत आपने देखा कि जड़ें जो होती है वो धनात्मक दिशा में गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है, इसलिए उनको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और ऋणात्मक दिशा में जो प्रकाश होता है, जो ये प्ररोह होता है वो प्रकाश ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाता है, इसलिए इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जंतु शरीर की तरह भी इसमें कोई विशेष प्रकार के उत्तक नहीं होते, लेकिन इनमें जो उत्तक होते हैं पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसको उद्दीपन कहा जाता है। इसमें जैसे इंड्यूसमेंट मिलता है, उद्दीपन मिलता है, क्रिया होती है, और इस क्रिया के अनुसार पौधे मुड़ जाते हैं और पौधे गति करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बेलें होती हैं वो किसी के सहारे, किसी तने के सहारे या किसी डंठल के सहारे ऊपर चढ़ती है, लेकिन बेलों में जो तना होता है, बेलों का जो विसर्पी तना होता है, जो चलने वाला होता है ऊपर, उसके साइडों में पत्तियां लगी होती है और पत्तियों का फंक्शन अलग होता है, जबकि उसका जो तना होता है वो किसी आधार से लिपट करके ऊपर चढ़ने का कार्य करता है। साथियों, तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधों में गति किस तरह से होती है, पौधों में ये जो परिवर्तन होते हैं समन्वय कैसे होता है, पौधों में सूर्य के प्रकाश की ओर गमन किस तरह से होता है, पौधों में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होते हैं। अब यहाँ पर इसमें आपको छोटे स्तर पे बताया गया है, सरल स्तर पे बताया गया है, लेकिन जैसे आप आगे बड़ी क्लासों में अपन वीडियो बड़ी क्लासों के बनाएंगे उसमें डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 के अनुसार आपको ये इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है, पौधों के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है इस लेसन में, तो आपको मुख्य मुख्य जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद पौधों में अगर बात की जाए तो पौधे वृद्धि करते हैं या गति करते हैं, या पौधों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सिन, जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। इन 3 प्रकार के वृद्धि हार्मोनों से इनकी गति रेगुलेट होती है। अब ऑक्सिन जो होता है
वो पौधों की वृद्धि को रेगुलेट करता है, पौधे किस तरह से बढ़ते हैं, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के अंदर जाएगा या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा, प्रकाशानुवर्ती कैसा होगा, वो ऑक्सीन नामक हार्मोन की उपस्थिति में होता है। जिब्रेलिन भी उसी प्रकार की वृद्धि हार्मोन की तरह कार्य करता है। हार्मोन वे पदार्थ हैं जो सीक्रेट दूसरी जगह होते हैं, लेकिन उनका जो क्रिया करने का तरीका होता है वो पूरी बॉडी में होता है। तो यहाँ पर ये जिब्रेलिन जो होता है वो भी पादप वृद्धि करना, भागों को बढ़ाना, इस तरह के कार्य करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है अर्थात यह किस में पाया जाएगा, जैसे अंकुरित होते हुए बीज हैं, या बीजों को जब पानी मिल रहा होता है तब इनमें जो अंकुरण होता है तब है, या बहुत ही ग्रोइंग जो पार्ट है, पत्तियों के ग्रोइंग पार्ट है, तने के ग्रोइंग पार्ट है, वहां पर ये साइटोकाइनिन पाया जाता है, जहां पर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है साथियों। अब यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 जो हार्मोन है जिनको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है पादपों के लिए। ये बड़ी क्लासों में आप जब पढ़ोगे तो इनके बारे में डिटेल अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीन के बारे में कि यह वृद्धि है वो पादपों में प्रकाशीय वृद्धि की ओर बढ़ने वाला हार्मोन है। उसके बाद यहाँ पर आपके जैसे जिब्रेलिन दिया हुआ होगा, जी हाँ इसमें जिब्रेलिन भी दिया हुआ है, तो ऑक्सीन की तरह यह भी तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, फलों और बीजों में अधिक सांद्रता से ये पाया जाता है। फलों और बीजों में एब्सिसिक अम्ल, ये जो हार्मोन होता है वो वृद्धि को संदमित करने वाला होता है। एब्सिसिक अम्ल ये ज्यादा पौधे की वृद्धि बढ़ नहीं जाए, रेगुलेट करने के लिए, उसको एक नियमित स्तर पर बनाए रखने के लिए एब्सिसिक हार्मोन पर। तो ये कुछ हार्मोन जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर वो आपको ध्यान रखना है। मैं सिंपली तौर पर बता देता हूं आपको, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, ये तीनों वृद्धि हार्मोन है, जबकि ये वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि को लंबाई को बढ़ने से संदमित करने वाला, रोकने वाला, संदमन करने वाला हार्मोन होता है, इसलिए उसको रोकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, संदमनकारी हार्मोन भी कहा जाता है। तो साथियों ये 3-4 प्रकार के जो हार्मोन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो आपको केवल प्राथमिक स्तर पे याद रखने हैं, इनके कार्य याद रखने हैं, एक एक लाइन के कार्य हैं जो मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर आप चाहो तो मैं फिर से बोल देता हूं इसको। ऑक्सीन जो होता है वो वृद्धि हार्मोन है, पौधे की वृद्धि, पादप की वृद्धि को रेगुलेट करता है। जिब्रेलिन जो होता है वो भी तने की वृद्धि को रेगुलेट करता है या उसको नियंत्रित करता है, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसका मतलब क्या है साथियों, ऐसे भागों में पाया जाएगा जहां पर वृद्धि हो रही है, जैसे फलों में, अंकुरित होते हुए बीजों में, या ऐसे भागों में पाया जाएगा जहां पर पौधे का ऊपरी भागों का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो बाह्य त्वचा होगी, उसके बाहर की त्वचा होगी, या फिर अपन कह सकते हैं इसको कि जहां पर ग्रोइंग पार्ट होते हैं, पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं, वहां पर ये अधिकतर पाया जाता है। और इसके अलावा जंतुओं की बात आती है आपकी इस लेसन में लास्ट में, जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं के हार्मोन। अब जंतुओं के हार्मोनों में अगर बात की जाए तो जंतुओं में यहां पर अपने मनुष्य के बारे में ही उन्होंने बताया, एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के माध्यम में उपयोगी होते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा आपको मुख्य रूप से कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती हैं, उनके कार्य क्या हैं। यहाँ पर छोटे रूप में आपके एनसीईआरटी की किताब में भी 10वीं स्तर पे छोटा दिया गया है कि हार्मोन किस तरह से सूचनाओं को ले जाते हैं, या सूचनाओं को ले जाने का काम तो तंत्रिका तंत्र करता है, लेकिन उन सूचनाओं के अनुसार कौन से रासायनिक पदार्थ स्रावित करने हैं वो हार्मोनों के बारे में इसको कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है।
अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के सभी प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है, सभी प्रकार के हार्मोनों को रेगुलेट करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करती है, ये कहा गया है। और उसके बाद इसके ऊपर रेगुलेशन करने का काम हाइपोथैलेमस नामक हड्डी करती है या ग्रंथि करती है, जिसको अपन कह सकते हैं। अब यहाँ पर सीधी सी सिंपल बात है, अगर आपने देखा हो तो हमारे शरीर में आपने ये सुना होगा साथियों कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन क्यों आवश्यक है? आयोडीन हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है, जो हमारे गले में मौजूद होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो यहाँ पर गले में पाई जाने वाली हड्डी जो मतलब ग्रंथि जो होती है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा आयोडीन नमक खाने की क्यों कहा जाता है कि आयोडीन की कमी से ये अवटूट जो ग्रंथि होती है, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, वो फूल जाती है, जिससे शरीर की जितनी भी क्रियाएं थायराइड ग्रंथि से होने वाली होती है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है या उसमें बाधक बनती है। तो साथियों यहाँ पर दूसरी बात आपने ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति के बोने रह जाने का कारण तो उसके थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन या इसका रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसके बाद आपने आयोडीन का एग्जाम्पल देख लिया, थायराइड ग्रंथि द्वारा देख लिया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन क्या काम करता है। तो थायरॉक्सिन आपकी किताब के अनुसार मैंने पहले ही बता दिया आपको कि थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय का मेटाबॉलिक रिएक्शन करने का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे जो भोजन के अवयव हैं उनको रेगुलेट करने का काम आपके थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ये साथियों आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये मुख्य बात है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और दूसरी बात आपको ये बताया गया है कि पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीनियल ग्रंथि होती है आपके मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि होती है यहाँ पर, जैसे ये ब्रेन है और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है और यहाँ पर आपके पीनियल ग्रंथि होती है, जो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। उसके बाद देखा जाए तो आपके गले में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। अब देखो मस्तिष्क में तीन तरह की ग्रंथियां होगी, एक तो पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि। उसके बाद दूसरी बात करें, अपन गले की बात करें तो गले में थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जिससे पैराथायराइड नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। और ये भी हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में और भी, जैसे आपने ये देखा होगा कि बाल्यावस्था में अगर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है, उसकी लंबाई में ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद आपने आपके परिवार में कहीं ऐसा सुना होगा कि किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया है या उसके शरीर में उसके शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है। तो ये इंसुलिन हार्मोन के डिस्टर्ब हो जाने के कारण होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आपके अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये अग्नाशय जो होता है वो आपके पाचन पथ में पाया जाने वाली एक ग्रंथि है, जो कि इंसुलिन का हार्मोन का स्रावण करती है, जो आपके रक्त में शर्करा या रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इस तरह के जो हार्मोन है साथियों वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अधिवृक्क और वृक्क दो ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो वृक्क के आपकी जो किडनियां होती है आपके रीढ़ की हड्डी के पास में लगी हुई होती है, कमर के वाले भाग में, वहां पर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और अधिवृक्क ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जो आपके शरीर में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन होते हैं, जिनको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, जो आपके बॉडी में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रक्त में छोड़े जाते हैं। जैसे कि आपने, इनका कार्य क्या होता है, जैसा साथियों इनका कार्य होता है, जैसे आपने अचानक कोई ऐसी घटना सुन ली, उस समय आपके शरीर का नियंत्रण होना चाहिए। आपको ऐसी कोई घटना सुनाई दे दी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो उस समय आपका जो हार्ट और आपके हार्ट बीट है और आपके शरीर की जो गतिविधि है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस तरह से आपके शरीर में कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं वो आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ।
जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 के अनुसार केवल अपन को प्राथमिक नॉलेज होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं और इनका लोकेशन कहां पे है। कार्य तो बात की बात है, लेकिन लोकेशन सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस, तीसरी होती है पीनियल काय। ये तीनों ग्रंथियां आपके मस्तिष्क में होती हैं। उसके बाद साथियों दूसरा होता है थायराइड, पांचवी होती है पैराथायराइड, ये दोनों आपके गले में होती हैं। उसके बाद छठी होती है अग्नाशय, जो आपके पाचन तंत्र वाले भाग में होती है, आपके अमाशय के पास होती है। उसके बाद सातवीं ग्रंथि होती है आपके शरीर में, एक ग्रंथि और आती है जिसको थाइमस कहते हैं, वो भी आपके गले के कंठ के नीचे वाले भाग में होती है, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, जो आपके वृक्क के ऊपर स्थित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि इसको कहा जाता है, किडनी के ऊपर लगी होती है अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर पुरुष है तो उसके अंदर वृषण पाए जाते हैं, जो भी एक प्रकार की अलग ही ग्रंथि है जिसके अंदर शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदि का स्त्रावण किया जाता है, जो आपके शरीर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। जैसे आपने देखा होगा 13-14 साल की उम्र में लड़कों के दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, इस तरह के लक्षण होते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव होते हैं, जो आपके वृषण द्वारा स्रावित होते हैं। उसके बाद महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके अंदर अंडाशय जो होता है वो भी एक प्रकार की ग्रंथि का काम करता है, जो अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। तो इसके बाद द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि आवाज का पटली होना, इस तरह के लक्षण जो महिलाओं में पाए जाते हैं वो इस ग्रंथि द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, जिसको अपन वृषण और अंडाशय कहते हैं। वृषण पुरुषों में और अंडाशय होते हैं वो महिलाओं में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ हार्मोन बता दिए जो आपके शरीर में हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। नाम याद, पहले तो आप नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, फिर उनकी स्थिति को याद रखिए और फिर उनके कार्यों की ओर जाइए, और फिर अगर आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथियों आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, समझा है, मेरे वीडियो को आप देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको ध्यान से देखिए, जो भी समझ में नहीं आता है वो मेरे को कमेंट्स में लिखिए। कमेंट आजकल आप कर नहीं रहे हो हालांकि, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मैं और भी बहुत ही डिटेल में एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होंगे, याद रखने लायक होंगे। उसके बाद अपन सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के भी वीडियो बनाएंगे। मैं शॉर्ट भी डाल रहा हूं, और शॉर्ट में भी नीट के विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा देना चाहते हैं और दी है, उसमें बायोलॉजी से संबंधित जितनी बातें है वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद मैं इसका दूसरा एक और पार्ट लूंगा जिसमें नीट एग्जाम में आने वाले प्रश्न और नीट एग्जाम जो है उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा और उसका तुलना करेंगे अपन। तो साथियों धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। तो अब आप अगर अपन ये कक्षा 10 एनसीईआरटी का ये जो 5वां पार्ट था, रेगुलेशन, समन्वय और नियंत्रण, छठा पार्ट जो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 7वां लेसन अपन फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा, नए वीडियो बनाऊंगा, उसमें कक्षा 10वीं एनसीईआरटी विज्ञान का 7वां लेसन लेंगे, जिसमें अपन कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं या जीव का जनन किस प्रकार होता है, और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे, थैंक यू।